अरे बच्चों, आज हम क्लास मैट्रिक का एक लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, बल्कि एक और लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो है बायोलॉजी के ऊपर। ओके, जिसमें हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 जिसका नाम है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस को डिस्कस करते हैं कि होमियोस्टेसिस क्या होता है और किस तरीके से काम कर रहा होता है, इसकी डिटेल्स क्या होती है, वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ होमियोस्टेसिस को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि होमियोस्टेसिस क्या होता है। ओके, चलें जी, टाइम जाया किए बगैर हम शुरू करते हैं होमियोस्टेसिस को। अब यहां पे हमारे पास आ रहा है होमियोस्टेसिस। अब यहां पहले तो यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे पास वर्ड आ रहा है ना, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस को समझने की कोशिश करें, ये वर्ड एक्चुअल में ये वर्ड है क्या। देखिएगा, आप यहां पे आपके पास आ रहा है, दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है होमियो और एक आ रहा है स्टेसिस। होमियो का मतलब होता है, होमियो बेसिकली होमो से निकाला गया, या इसका मतलब होता है बेसिकली सेम। इसका मतलब क्या होगा? सेम। और स्टेसिस निकाला गया स्टैटिक से। स्टैटिक यानी कि स्टेसिस इसकी होती है इसकी हालत, यानी कि सेम हालत, कंडीशन, यानी कि स्टेट, सेम स्टेट। होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? सेम स्टेट। यानी कि ये इसमें इसकी मीनिंग से मेरी बात समझ में आ रही है कि ये सेम स्टेट की कई बात हो रही है, मतलब चीजों को ना सेम हालत पे रख रही है। इस प्रोसेस में कुछ ऐसा होगा कि चीजें सेम हालत में आएंगी, सेम कंडीशन में आएंगी। अब ये होमियोस्टेसिस की डिफिनेशन क्या होती है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो होमियोस्टेसिस क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी ये क्या है? इट इज एन सेट ऑफ, बेसिकली ये क्या है? इट इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इट इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी ये मेटाबॉलिज्म का एक सेट होता है बेसिकली तौर पर। अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म क्या मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या मैं फिर से कह रहा हूं, इट इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म टू मेंटेन internal environment, to maintain internal environment of an organism. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल जो एनवायरमेंट है, उस इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, ये होता है बेसिकली हमारे पास क्या? होमियोस्टेसिस। अब मैंने कहा कि ये इसकी डिफिनेशन को समझने की कोशिश करें। सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये केमिकल मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस, द रिएक्शंस व्हिच अकर्स इन लिविंग बॉडी आर टर्म्ड एज द मेटाबॉलिज्म। यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को नाम दिया जाता है मेटाबॉलिज्म। क्या? कि जिस्म के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। तो अब क्या है कि यानी कि ये क्या है? ये सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, यानी कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जिस्म के अंदर होती हैं, जिनसे क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी अंदर का जो माहौल है वो क्या हो रहा होता है? वो मेंटेन होता है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन होता है। कैसे? थ्रू दी केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग बॉडी। तो उन केमिकल रिएक्शन से वो क्या होता है? मेंटेन हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। इसको क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। इसका काम क्या होता है कि अंदर की जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको मेंटेन करना, उसको बैलेंस करना। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? ये होता है होमियोस्टेसिस। ये क्या होता है? होमियोस्टेसिस होता है। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी की टेम्परेचर, नॉर्मल जो टेम्परेचर होती है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल होती है। अब ये सेट पॉइंट है। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतनी होती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पर अगर ये 37 से 39 पे चला गया, 37 से कहां चला गया? 39 पे चला गया, तो वापस इसको लाना पड़ेगा कहां पे? 37 पे लाना पड़ेगा। तो वापस 39 से 37 पे जब हम लाएंगे, तो जो प्रोसेस होगा 39 से 37 तक लाने के लिए, उस प्रोसेस को हम कहेंगे होमियोस्टेसिस।
क्यों? क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, उसको मेंटेन करना है, चेंज हुआ 39 पहुंचा, मेंटेन होगा दोबारा 37 पे आएगा। तो जो प्रोसेस किया जाएगा वो प्रोसेस क्या होगा? होमियोस्टेसिस। और ये कैसे होता है? थ्रू दी मेटाबॉलिज्म, यानी कि केमिकल रिएक्शन से होता है। जिस्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उनसे ये हो रहा होता है। तो अब मेटाबॉलिज्म का मतलब यही होता है, पानी है बॉडी का, पानी बढ़ गया या पानी कम हुआ तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो हमारी बॉडी क्या कर रही होती है? मेटाबॉलिज्म कर रही होती है, जिससे वो क्या करता है? पानी की जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन कर देती है, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर देती है। समझ रहे हो बात को या नहीं? तो कहने का मकसद क्या हुआ कि दैट इज द मोटिव, दैट इज द मेन आइडिया ऑफ एन होमियोस्टेसिस। ये होमियोस्टेसिस का मेन आइडिया है, उसका मेन आइडिया ये होता है, मेन फोकस उसका ये होता है क्या कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर रहा होता है? उसको मेंटेन कर रहा होता है। अब जो होमियोस्टेसिस है, होमियोस्टेसिस बेसिकली कुछ स्टेप्स के जरिए से होता है। वो स्टेप्स के जरिए से किस तरीके से होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है कि आपकी बॉडी का क्या होता है? नॉर्मल सेट पॉइंट है। बॉडी का क्या है? एक होता है नॉर्मल सेट पॉइंट, यानी कि सबसे पहले जो होता है वो क्या है? नॉर्मल सेट पॉइंट है, यानी कि सब चीजें यहाँ पे क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल सेट पॉइंट है, नॉर्मल, सब चीजें नॉर्मल होंगी। सब चीजों में नॉर्मल से मुराद क्या हो गया? टेम्परेचर नॉर्मल है, वाटर की अमाउंट नॉर्मल है, वेस्ट नॉर्मल है। यानी कि नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि वो इतना है, इतनी बॉडी के अंदर है जो गुंजाइशेबल है, बॉडी उनको गुंजाइश कर सकती है, उनको बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, अगर वो बढ़ गए तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर वो कम भी होगा तो भी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है? वो लिमिट जहां पे बॉडी सही तरीके से फंक्शन करेगी, वो लिमिट जहां बॉडी सही तरीके से फंक्शन करेगी वो उनका क्या है? नॉर्मल सेट पॉइंट है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी के अंदर होना वो नॉर्मल सेट पॉइंट है। 70% अबाउट वाटर बॉडी के अंदर होना वो भी क्या है? नॉर्मल सेट पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो वेस्ट बनते हैं उनका भी एक नॉर्मल क्या होना चाहिए? सेट पॉइंट है। इतना बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, इससे गुंजाइश बढ़ गई तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बर्दाश्त नहीं करेगी तो फिर क्या? उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस किया जाएगा दैट इज होमियोस्टेसिस। तो यानी क्या है? बॉडी नॉर्मल सेट पॉइंट पे, अभी कहां पर है? नॉर्मल सेट पॉइंट पे। ठीक, गायब हो गया था, खैर नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ रहा है। तो अब नॉर्मल सेट पॉइंट है। अब क्या हुआ कि नॉर्मल सेट पॉइंट से फिर बॉडी कहां चली गई? अब नॉर्मल सेट पॉइंट है, क्या हुआ कि कंडीशन जो है वो क्या हो गया? या तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। यानी कि अब क्या हुआ? अब पहुंचे हम लोग एक और स्टेट पे जहां पे कंडीशन क्या होगी? कंडीशन इंक्रीज हुई या कंडीशन डिक्रीज हुई। कंडीशन इंक्रीज हो गई या कंडीशन क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, मतलब अब जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अब बढ़ गई 39 पे, या कम हो गई 35 पे, तो बढ़ गई कंडीशन इंक्रीज, कम हो गई तो कंडीशन डिक्रीज। तो कंडीशन क्या होगी? इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। तो इसको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से नॉर्मल सेट पॉइंट पे लाना पड़ेगा। तो पहले क्या हुआ कि कंडीशन इंक्रीज या डिक्रीज हो गई। अब इस कंडीशन इंक्रीज या डिक्रीज को मतलब क्या हुआ कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एनवायरनमेंट में चेंज आ गई, और इसी एनवायरनमेंट में चेंज आने को, कंडीशन का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, यही हमारे पास कहलाता है स्टिमुलाई, या इसको स्टिमुलस बोलते हैं। यानी क्या है हमारे पास? ये स्टिमुलस या स्टिमुलाई हो गई, यानी कि कंडीशन क्या हो गया? चेंज हो गया, यानी स्टिमुलस आ गई। अब क्या हो गई? स्टिमुलस आ गई। अब स्टिमुलस जब आती है यानी कंडीशन इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो इस स्टिमुलस को कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो इसको फील करते हैं। तो जो स्पेशल सेल्स जिसको फील करते हैं वो होंगे हमारे पास क्या? रिसेप्टर्स। वो क्या होंगे? रिसेप्टर्स होंगे। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसेप्टर्स जस्ट इसको फील करते हैं। रिसेप्टर्स क्या करेंगे? इसको फील करेंगे, कंडीशन इंक्रीज हो गई या कंडीशन डिक्रीज हो गई। अब रिसेप्टर इसको फील करेंगे कि भाई आप वो फील करेंगे, और फील करने के बाद फिर वो उसको आगे की तरफ ट्रांसफॉर्म करेंगे कि अब कंडीशन क्या हो गई? इंक्रीज या डिक्रीज हो गई है, स्टिमुलाई आ गई है, चेंजेस आ गई है, एनवायरनमेंट तब्दील हो चुका है। स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ? एनवायरनमेंट में तब्दीली, एनवायरनमेंट में चेंज। अब एनवायरनमेंट में चेंज दो तरीकों से हो सकती है, या तो कंडीशन इंक्रीज हो जाएगा, जिस जो भी है नॉर्मल, पानी का हो, सॉल्ट का हो, वेस्ट का हो, टेम्परेचर का हो, अगर वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हो गया तो फिर क्या होता है? फिर रिसेप्टर उसको फील करते हैं। फील करने के बाद रिसेप्टर इसको इसी बात को लेके जाते हैं, इसी पैगाम को लेके जाते हैं कहां पे? टू द कंट्रोल सेंटर। कहां लेके जाएंगे? कंट्रोल सेंटर की तरफ लेके जाएंगे। अब कंट्रोल सेंटर कौन है? कंट्रोल सेंटर वो है जहां पे ये सब चीजें कंट्रोल होती है। जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक जगह से कंट्रोल हो रही है, जैसे कि वाटर एक जगह से कंट्रोल हो रही है,
वेस्ट एक जगह से कंट्रोल हो रही है, सॉल्यूट की मिकदार एक जगह से कंट्रोल हो रही है, तो वो जो उनका पर्टिकुलर कंट्रोल सेंटर है ना, वो पर्टिकुलर कंट्रोल सेंटर उसको क्या कर रहा होता है, उसको जो उसको कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, तो वो उनको क्या करता है, वो उनको कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। तो अब रिसेप्टर क्या करेगा, रिसेप्टर इसी बात को, इसी कंडीशन को, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इसको लेकर जाएगा, यानी कि कंडीशन इंक्रीज हुआ या कंडीशन क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। अब इस कंडीशन इंक्रीज या डिक्रीज को रिसेप्टर फील करेंगे, फील करने के बाद उसको पहुंचा देंगे कहां पे, कंट्रोल सेंटर पे। अब कंट्रोल सेंटर पे तो पहुंचा देंगे, लेकिन कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर कुछ करेक्टिव मैकेनिज्म करेगा, कुछ क्या करेगा, करेक्टिव मैकेनिज्म करेगा, यानी कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, करेक्टिव मैकेनिज्म, यानी कुछ करेक्टिव मैकेनिज्म परफॉर्म करवाएगा, यानी कि करेक्टिव मैकेनिज्म परफॉर्म करवाएगा। करेक्टिव मैकेनिज्म से क्या मुराद है कि करेक्टिव मैकेनिज्म मींस कि एक ऐसा काम करेगा जिससे ये जो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ इसको करेक्ट किया जाएगा, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ इसको क्या किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा। कैसे करेक्ट किया जाएगा, थ्रू दी करेक्टिव मैकेनिज्म। अब करेक्ट यानी कंट्रोल सेंटर जो काम करवाएगा उसको हम कहेंगे कंट्रोल मैकेनिज्म, करेक्टिव मैकेनिज्म, यानी कंट्रोल सेंटर जो काम करवाएगा वो कहलाएगा करेक्टिव मैकेनिज्म। इंक्रीज हुआ तो कम करने की कोशिश करेगा, जो काम करेगा वो करेक्टिव मैकेनिज्म है। डिक्रीज हुआ तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वो क्या है, हमारे पास करेक्टिव मैकेनिज्म है। तो कंट्रोल सेंटर करेक्टिव मैकेनिज्म करता है। और फिर करेक्टिव मैकेनिज्म से क्या होता है कि जो ये कंडीशन है, यानी कि कंडीशन क्या है, कंडीशन सेट, यानी कि दोबारा से क्या होता है, कंडीशन सेट बैक टू नॉर्मल, यानी कंडीशन कहां पहुंच जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। कैसे, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कंडीशन दोबारा से क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से, यानी कि करेक्टिव मैकेनिज्म क्या हुआ, करेक्टिव मैकेनिज्म। अब करेक्टिव मैकेनिज्म से कहां पे आ जाएगी, यानी कि जो कंडीशन है वो या तो वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। कैसे, बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अगर ये जो नॉर्मल सेट पॉइंट है यहां इंक्रीज हुआ है, नॉर्मल सेट पॉइंट अगर उसमें जो स्टिमुलाई है, जो चेंज आई है वो इंक्रीज वाली आई है, तो यहां पे वो हो जाएगी डिक्रीज। और अगर यहां पे डिक्रीज वाला हुआ है तो यहां पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर टेम्परेचर, मिसाल में ले रहा हूं टेम्परेचर की, इसको मैं टिपिकल एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, टेम्परेचर 37 नॉर्मल होता है, अब अगर वो 39 हो गई मतलब इंक्रीज हुई, यहां पे क्या होगा, इंक्रीज हुआ, तो यहां पे क्या किया जाएगा, इसको डिक्रीज किया जाएगा। और अगर ये डिक्रीज हुआ, यहां पे डिक्रीज हुआ, तो यहां पे इसको क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। कौन इंक्रीज करेगा, कंट्रोल सेंटर। कैसे, करेक्टिव मैकेनिज्म से। अब फिर क्या हुआ, फिर जब वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा तो फिर दोबारा से वो किस स्टेट में आ जाएगी, टू दी नॉर्मल सेट पॉइंट। वो दोबारा से कहां पे आ जाएगी, नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ जाएगी। मिसाल ले रहे थे जो हम टेम्परेचर की ले रहे थे, तो इसको मैं देखता हूं कि किस तरीके से काम हो रहा है। अब टेम्परेचर कितनी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल होती है। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर है। अब 37 से टेम्परेचर कहां चली गई, 39 पे चली गई। अब 39 पे चली गई तो कंडीशन क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। कंडीशन क्या हो गया, इंक्रीज। अब रिसेप्टर या कंडीशन इंक्रीज हुआ मतलब स्टिमुलस आ गई। अब स्टिमुलस जब आती है तो रिसेप्टर उसको क्या करेगा, फील करेगा। अब जब रिसेप्टर इसको फील करेगा, फील करने के बाद उसको इसी बात को पहुंचा देगा कहां पे, कंट्रोल सेंटर पे। कंट्रोल सेंटर पे अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, कुछ काम करेगा, कुछ रिएक्शंस करवाएगा। वो रिएक्शंस क्या करेंगे, करेक्टिव मैकेनिज्म। अब टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 39 पे चली गई, इंक्रीज हुआ था, तो इसको कम करेगा कंट्रोल सेंटर। कैसे कम करेगा, अब मिसाल के तौर पर मैं इस रूम के अंदर हूं, अब इस रूम के अंदर गर्मी, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वो बढ़ गई, नॉर्मल रूम टेम्परेचर क्या हो गई, बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इंक्रीजिंग हो गई। अब रिसेप्टर इसको क्या करेंगे, फील करेंगे। फील करने के बाद कंट्रोल सेंटर तक पहुंच जाएंगे। कंट्रोल सेंटर क्या करेंगे, करेक्टिव मैकेनिज्म। कैसे करेगा, मेरी बॉडी से क्या निकलेगा, पसीना निकलेगा। अब पसीना निकलना ये क्या है, करेक्टिव मैकेनिज्म है। और पसीना निकलने से क्या होता है, एक्चुअली पसीना निकलने से हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ, यहां इंक्रीज हुआ तो पसीना निकला, पसीना निकलने से हमारा जो कंडीशन है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। वो क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर दोबारा से डिक्रीज हुआ और कहां पहुंचा, नॉर्मल सेट पॉइंट पे पहुंच गया। सेम कहानी वाटर पे होता है, सेम कहानी सॉल्ट पे होता है, सेम कहानी सॉल्यूट पे होता है, सेम कहानी जो है वो बेसिकली वेस्ट पे होता है। तो इस तरीके सारी चीजें क्या होती है, मेंटेन हो रही होती हैं बाय थ्रू दिस प्रोसेस। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस जो है बेसिकली ये स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं किसके, होमियोस्टेसिस के। तो आपने देखा कि होमियोस्टेसिस से क्या हुआ कि जो बॉडी टेम्परेचर है या इंटरनल एनवायरनमेंट है, बॉडी टेम्परेचर मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट है वो पहले डिस्टर्ब हुआ, फिर होमियोस्टेसिस ने क्या कर दिया, इन स्टेप्स की मदद से दोबारा से इसको नॉर्मल सेट पॉइंट पे ले आया, इसको मेंटेन किया।
तो कैसे मेंटेन किया? थ्रू दी करेक्टिव मैकेनिज्म, मतलब केमिकल रिएक्शंस। और जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस का मतलब मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या हुआ? इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन हुआ। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हुआ? मेंटेन हुआ थ्रू दी मेटाबॉलिज्म। सो दैट इज दी होमियोस्टेसिस। ये क्या है हमारे पास? यही होमियोस्टेसिस कहलाता है। और ये बात समझ में आ रही? ये हमारे पास क्या है? ये होमियोस्टेसिस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? होमियोस्टेसिस कहलाता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? अब होमियोस्टेसिस के होते हैं 3 एस्पेक्ट। इसके क्या होते हैं? 3 एस्पेक्ट होते हैं होमियोस्टेसिस के। इसके एस्पेक्ट्स हैं 3 पार्ट्स आप कह दो या 3 टाइप कह दो। तो इसके क्या होते हैं? होमियोस्टेसिस के एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो होमियोस्टेसिस के जो एस्पेक्ट होते हैं वो 3 होते हैं। यानी कि जो होमियोस्टेसिस है, उस होमियोस्टेसिस के जो एस्पेक्ट हैं, यानी कि हम कहेंगे एस्पेक्ट ऑफ होमियोस्टेसिस। एस्पेक्ट ऑफ होमियोस्टेसिस यानी कि होमियोस्टेसिस के एस्पेक्ट्स, उनकी बात करेंगे। अब होमियोस्टेसिस के एस्पेक्ट जो होते हैं, होमियोस्टेसिस के एस्पेक्ट क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। अब होमियोस्टेसिस के जो एस्पेक्ट होते हैं वो 3 होते हैं। क्या क्या? पहला जो होता है हमारे पास वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। एक होता है हमारे पास क्या? ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन इस पार्ट में, इस हिस्से में क्या होता है? ये भी होमियोस्टेसिस का एक हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें वाटर और सॉल्ट मेंटेन होता है। यानी द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर, यानी वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है होमियोस्टेसिस के जरिए से, उसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। उसको क्या कहा जाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या? द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर, यानी सॉल्ट और वाटर को मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है क्या? ऑस्मो रेगुलेशन। इसको क्या कहा जाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें क्या होगा? वाटर और सॉल्ट मेंटेन होंगे। मिसाल 70% वाटर है हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए। अब 70% से बढ़ गया तो उसको कम करना है, कम हुआ तो उसको बढ़ाना है, 70 पे लाना है। तो ये क्या होगा? ये जो प्रोसेस होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। ये पहला एस्पेक्ट है होमियोस्टेसिस का। ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है इन ऑर्गेनिजम्स, तो वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी जस्ट मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो ये पहला एस्पेक्ट हो गया। दूसरा इसका एस्पेक्ट होगा, उसको कहा जाता है थर्मो रेगुलेशन। उसको क्या कहा जाता है? थर्मो रेगुलेशन, यानी थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, तो आप कहोगे भी सॉल्ट एंड वाटर मेंटेन होते हैं, बैलेंस होते हैं। और थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है? और टेम्परेचर बैलेंस होता है, मेंटेन होता है। और फिर तीसरा हमारे पास क्या होता है? अब जैसे थर्मो रेगुलेशन मिसाल के तौर पर मैंने कहा था ना कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी की टेम्परेचर है, बढ़ गई तो इसको कम किया जाएगा, और कम हुई तो इसको बढ़ाया जाएगा। तो बढ़ाया जाएगा कहां पे? लेकर आएंगे हम इसको 37 पे। जिस प्रोसेस के तहत ये होगा उसको हम कहेंगे थर्मो रेगुलेशन। ये एक रेगुलेटरी पार्ट है किसका? होमियोस्टेसिस का। और फिर तीसरा जो इसका एस्पेक्ट है होमियोस्टेसिस का वो होता है एक्सक्रीशन। वो क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। अब एक्सक्रीशन क्या होती है? एक्सक्रीशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। अब मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि बॉडी के अंदर जो होने वाली केमिकल रिएक्शंस हैं वो मेटाबॉलिज्म है, उनसे जो वेस्ट निकलता है, जो फाजिल मटेरियल उससे निकलता है, वो उसको निकालना, बॉडी से रिमूव करना, वो क्या कहलाता है हमारे पास? एक्सक्रीशन कहलाता है। नॉर्मली जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक होता है अमोनिया जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, एक होता है यूरिया जो जैसे कि लिविंग बॉडीज है, मैमल्स वगैरह, बट मैमल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और सिमिलरली एक और होता है हमारे पास यूरिक एसिड, यानी
अमोनिया एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा, और ये ह्यूमन के अंदर भी होता है, यूरिया ह्यूमंस के अंदर आएगा, यूरिक एसिड बर्ड्स वगैरह इनके अंदर होता है, रेप्टिलिया बर्ड्स इनके अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा गम्स हो गए, इसके अलावा लैटेक्स हो गए। गम्स और लैटेक्स क्या है? गम्स और लैटेक्स ये बेसिकली वेस्ट है किसके? प्लांट बॉडी के। तो यही कहने का मकसद क्या हुआ, ये मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो इन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है हमारे पास एक्सक्रीशन, यानी इनको बॉडी से निकालने का जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा? वो एक्सक्रीशन कहलाएगा। तो ये तीन एस्पेक्ट हैं होमियोस्टेसिस के। क्या? ऑस्मोरेगुलेशन, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, थर्मोरेगुलेशन, बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, मेंटेन ऑफ टेम्परेचर, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये तीन एस्पेक्ट होते हैं किसके? एक्सक्रीशन के। ओके, सो ये एक्सक्रीशन और उसकी इंट्रोडक्शन हमने देख ली। अब इन प्रोसेस को वन बाय वन हम देखेंगे इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, वो दोनों के अंदर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। ओके, यहां तक हम इसको रोक देते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक हो गया, थैंक यू।